कल जो टेस्ट लिया था ना उसमें देखो पहला प्रश्न जो है ना, निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है, सुमलित नहीं है। देखो इसमें क्या होगा, इनसे आपकी चीज़ क्या होगी, जो गलतियां हुई है ना उसमें आपके सुधार हो जाएगा। जो गलतियां होंगी उसमें सुधार कैसे होगा कि आपको क्वेश्चन की ना लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी। प्रश्न आपके ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। पॉलिटिकल के अंदर क्वेश्चन हमेशा क्या घुमाकर पूछता है, वो क्वेश्चन क्या है, घुमाकर पूछता है वो, ठीक है। लैंग्वेज का थोड़ा सा हेर फेर जरूर करता है वो। तो इसमें सुमलित और एक भी प्रश्न ऐसे नहीं है जो मैंने आपके नोट्स में नहीं है, ये क्लियर है, ठीक है। आपको ना पेज बता दूंगा कौन से टॉपिक में कौन सा प्रश्न दी है। पहला ना, निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है। इस सुमलित का मतलब आपको विदेशी स्रोत पढ़ने थे, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। और उसमें देखो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया है, नीति निधित्व हमने आयरलैंड से लिया है, और आपात उपबंध हमने जर्मनी से लिया है। कहाँ से लिया है, जर्मनी से। लेकिन इसका आंसर क्या आना चाहिए, फिर इसका 4 नंबर ऑप्शन आना चाहिए, यानी असम्मिलित नहीं है, ठीक है। दूसरा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तीसरा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, मैंने कहा 7 सदस्य है। और वैसे आपको सदस्य कितने याद करने हैं, 9 करने हैं। सदस्य कितने करने हैं, 9, लेकिन रहे कितने, 7, क्योंकि 2 छोड़कर चले गए, 1 छोड़कर चला गया, 1 की मृत्यु हो गई और उसकी जगह 2 नए आ गए थे। तो रहेंगे कितने, तो रहेंगे वो के 7 ही। तीसरा, चौथा प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, तो कौन से कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की क्या है, मूल अधिकार में संविधान की आत्मा को कहा गया। कौन सा अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, सभापति पूछा गया है। तो अपने चर्चा की थी कि राजेंद्र प्रसाद जो है उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो जो अध्यक्ष होता है वही सभापति होता है ना। तो ये स्थायी थे। और अस्थायी किसे बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी किसे बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा। इस पे अपने खूब चर्चा की थी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो 10वीं। कौन सी थी, 10वीं अनुसूची थी ना भी। मैंने आपको जब अनुसूचियां करवाई थी 1 से लेके 12 तक, तो जो विशेष थी ना मैंने उस पर जोर दिया था, जैसे दूसरी, तीसरी, है ना, उसके बाद चौथी के अंदर वो जो मनोनीत होते हैं वो, उसके बाद फिर ये 10वीं और 11वीं और 12वीं और एक 8वीं और 7वीं, ये अपने खूब इस पर चर्चा की थी। अगला प्रश्न इसी संबंधित आएगा, ठीक। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, संविधान संशोधन 368। मैंने जब आपको केशवानंद भारती बनाम या मूल अधिकार जब करवाए थे तब मैंने आपको ये कहा था कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत। और अब जब मैंने आपको भाग लिखाए थे, सारे भाग लिखाए थे ना, उस भाग में अनुच्छेद 368 का 20वें भाग में अपने प्रयोग किए थे, संविधान संशोधन। उसके बाद में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया एवं अधिनियमित किया गया। प्रस्तावना लिखाई थी आपको, प्रस्तावना पूरी लिखाई गई है ना। उस प्रस्तावना की लास्ट लाइन देखो, 26 नवंबर 1949 को हम अधिनियमित करते हैं। तो मैंने आपको ये कहा था ना कि इस प्रस्तावना से जरूर प्रश्न आता है, तो चाहे तो प्रस्तावना के अंदर से पूछ ले। अब ना प्रस्तावना से ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि इसमें भारत शब्द कितनी बार आया है, कर्म सजा दो, वैसे समानता अधिकार नहीं, ये कर्म सजाने का पूछ लेगा वो। फिर ये भी पूछ सकता है कि इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है। तो मैंने आपको ये कहा था कि प्रस्तावना से एक आधा प्रश्न जरूर आता है, तो मैंने ये 26 नवंबर वाला प्रश्न वहां से उठा लिया। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके नोट्स में नहीं है। दोबारा घर पे जाके देख लेना इस पेपर को और नोट्स देखना, आगे भी जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे आपके इन्हीं नोट्स में से होंगे, ठीक है। उसके बाद में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव, अपने कितने चर्चा कर चुके कि अम्बेडकर ने ये बार मैंने बोला था कि अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि जितना संविधान निर्माण में मेरा योगदान है उतना योगदान किसका है, BN राव का। ये संवैधानिक सलाहकार थे। और फिर मैंने आपको यही बताया था कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी ये संविधान के सलाहकार थे। और कितनी बार है ना, जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करके बार बोलता हूँ ना, ध्यान दे लेना, वो क्वेश्चन बनता है वो।
आप सुनते हो और मनन नहीं कर पाते उस चीज़ को। चलो कोई नहीं, अब ध्यान रखोगे आगे आप, ठीक है ना, आगे अगले अगले जो एग्जाम पेपर होगा ना उसमें ध्यान रखोगे आप। संविधान संशोधन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि की समानता की बात करता है? अनुच्छेद 14, विधि के समानता, है ना, विधि के समक्ष सभी समान हैं, विधि के समक्ष। मैंने आपको इसमें खूब चर्चा की थी कि विधि के समक्ष सभी समान लोग हैं, कोई अमीर गरीब कोई क्या विधि से अलग नहीं हो सकता, इसमें अपने खूब चर्चा की हुई है। उसके बाद में मानव दुर्व्यापार वर्जित है या निषेध है। निषेध और वर्जित का मतलब है भी इसको लागू नहीं किया जा सकता। कौन से अधिकार में आएंगे? शोषण के विरुद्ध। और अनुच्छेद पूछ ले तो 23, 29 नहीं है मैडम जी, अनुच्छेद 23, 29 है ना, वो है संस्कृति, शिक्षा व संस्कृति से संबंधित, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न था, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 17। ये अनुच्छेद 17 आप याद कर लेना हर हाल में, ठीक है भाई, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010। मैंने उसमें खूब चर्चा की थी क्या कि ये अभी करंट के अंदर है और ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर प्रश्न भी आ सकता है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो प्रश्न होते हैं उसमें भी आ सकता है। उसके बाद संविधान के वर्तमान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 6। और वैसे कितने दिए गए थे? 7 दिए गए थे। एक कौन सा अधिकार हटा दिया था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का हटा दिया था। और उसके बाद में 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को, ठीक है। कितनी भाषाओं को दी गई है? 22 भाषाओं को। उसके बाद में अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? क, भाग 4 क, या मैंने क्या कहा था, या तो कह देगा वो, अगर वो नहीं तो क, नहीं तो ए दे देगा। ये मैंने यहाँ कह नहीं दिया, ये क्या दे दिया था? ए दे दिया था, ठीक है। उसके बाद में संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11। कितने मूल कर्तव्य किए अपने? 11। मूल में कितने थे जब अपने मूल कर्तव्य बनाया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत? तो कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थे ना, और एक कब जोड़ गया? 2002 के 86वां संविधान संशोधन के तहत। इस पे अपने खूब चर्चा की थी, है ना, 42वें संविधान संशोधन में, कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर क्या लागू किए गए हैं? मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल संविधान में ये नहीं थे, रसिया या रूस के संविधान से ये उठाए गए हैं। जब इनमें मूल में लिखा गया 1976 में 10 थे, बाद में 2002 के बाद इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। फिर सेम वही प्रश्न देखो, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 51 क। अपने उसमें चर्चा की थी ना कि मूल अधिकार पढ़ेंगे तो 12 से 35 पढ़ेंगे, नीति निर्देश तत्व पढ़ेंगे तो अपने पढ़ेंगे 36 से 51, और मूल कर्तव्य जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अपने 51 क। तो ये तीनों चीजें ना इसने पास रखी हुई है, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 51 क तक ये तीनों चीज इसमें शामिल की गई है, मूल अधिकार, नीति निर्देश और मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न देखिए, देश की रक्षा करना व राष्ट्र की सेवा करना किसका कर्तव्य माना गया है? भारत के नागरिकों का। क्योंकि ये कौन सा है? देश की रक्षा करना व राष्ट्र की सेवा करना। कौन सा मूल कर्तव्य है? ये चौथा मूल कर्तव्य है। कौन सा? चौथा मूल। मैंने क्या कहा था आपको? इनकी क्रम भी याद करना है आपने, क्रम करना है। 1 नंबर पर कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन, चौथा। तो जो चौथा मूल कर्तव्य है वो यही कहता है देश की रक्षा करना व आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है। अगला देखना, अगला प्रश्न देखना। अब इसमें देखो ऑप्शन के अनुकूल प्रधानमंत्री, सेनापति का, राष्ट्रपति का, तो सबको पता चल रहा है कि ये भारतीय नागरिकों, सही है सभी का। ये तो सही है ना सभी का? गलत हुआ? चलो भाई, संविधान के किस भाग में नीति निधि तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4। संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है पंचायती राज। मैंने क्या कहा था कि महात्मा गांधी ने पंचायती राज पर जोर दिया और इसको हमने मूल कर्तव्य में शामिल कर, नीति निर्देश तत्व में शामिल करके उसका हमने इसमें उल्लेख किया अनुच्छेद 40 के अंदर। ये घर पे जाके मिला के देखे थे क्या आपने? क्वेश्चन आपने मिलाए थे क्या? तभी आप अब देखना, ये क्वेश्चन अगर दोबारा ऐसे आ जाएंगे आप गलत नहीं होंगे। तो
पेपर लेने का मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपके मैं नंबर देख रहा हूँ कि कितने आ रहे हैं। मेरा ये मकसद है पेपर लेने का कि आपको पेपर करने का तरीका आना चाहिए। देखिए मैंने उस दिन भी चर्चा की थी, आप है ना बिना पढ़ के जाओगे ना, कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे तो आप 40% तो करके आओगे। कितना प्रतिशत? 40% तो करके आओगे। और जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है ना, वो ना 60 से 55% मान लेते हैं अपने यहाँ होता है। ये जो 15 से 20% आपको बढ़ाने हैं ना, ये आपकी तैयारी बढ़वाती है। और इसमें से 5% जो आपके है ना, 5% नंबर वो आपके पेपर करने का तरीका बढ़ाती है। कारण कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते। मैं पेपर में देखो है आपके नोट्स में, लेकिन कुछ प्रश्नों में मैंने लैंग्वेज बदल दे, आप गोल हो गए, है ना। आपको अगर वैसे वैसे नोट्स में वैसे वैसे लिखे वैसे वैसे उतार दे तो शायद आप उन क्वेश्चन को सही कर देते, पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की तो आप क्या है उसमें गोल होने लगे। कारण क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज चेंज होगी, तो अपने को पेपर की लैंग्वेज समझ में आनी जरूरी है। तो हमारे 5% इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं पता या उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। उसके बाद देखिए आगे, संविधान के 40 हो गया। संविधान में नीति तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के। ये आयरलैंड वाला 2 सेकंड दे दिया मैंने, तो पहला क्वेश्चन यही था और दूसरा यहाँ दे दिया ना। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध का उल्लेख किया गया है? 48 नंबर। और 48 क्या था? वन्य जीव से संबंधित। और मैंने ना अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48 इस पे अपने खूब सारी चर्चा की थी। वो शराबबंदी की, गेहूं को, गरीबों को पोषण स्तर सुधारने के लिए जो डिपो, जो सार्वजनिक प्रणाली उस पर गेहूं दिया जाता है, वो किस में था? अनुच्छेद 47 के अंदर। अनुच्छेद 48 के अंदर क्या चीज आती है? ये कृषि व दुधारू पशुओं की रक्षा और गोवध निषेध। और अनुच्छेद 48 क्या इसमें क्या शामिल है? वन्य जीव, है ना। तो ये आपके पेपर था भाई। कल मेरे को शाम को राजविंद्र सर मिले, जब कहते हैं सर जी पेपर तो जुआकांगे तो होश उड़ के पेपर दे के, मैं सर इतना हार्ड था नहीं बनाया मैं, पर जे जुआकांगे होश उड़ के फिर सवेरे गल करांगे जुआका नाल। अच्छा, राइटिंग में उल सकते हो, हाँ ये होती बात है। अब आ गया। चलिए चलिए भाई, कोई बात नहीं। कुछ ये पेपर थोड़ा सा, पेपर में क्या है, क्वेश्चन है ना, पढ़ने के बाद अपने को आसान लगेंगे। बस देखो बाकी सारे, मैंने बोला ना आपको, भाग सारे याद नहीं करने आपको, ठीक है। भाग देखो अपने डायरेक्ट स्लेश के अंदर है ना, डायरेक्ट स्लेश में भाग अपने 3 है। भाग 4 हो गया, 4 के 5 और 6, यहाँ तक तो करने अपने को लगातार। उसके बाद है ना एक भाग नंबर आता है 15 और एक भाग नंबर आता है 18 और एक भाग नंबर आता है 20। बस ये इतने आपने बड़े बड़े रूप में याद करने हैं। हाँ 9 और क्या, भाग 9 और 9 क्या, ठीक है। ख मत करना चाहिए, वो सहकारी समितियों वाला है भाग 9 ख, है ना। सहकारी समितियों वाला ना, वो से याद मत करना। लेकिन ये 9 पंचायती राज और 9 क जो नगर निकायों से संबंधित है, ये भाग अपने याद करने हैं, ठीक है। इनमें तो अपने चर्चा कर लेंगे भाग 9 क के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। रखेंगे मनोज जी, रखेंगे, हैं। अनुच्छेद इनको ना भाग में मत याद करो, इनको वहां अपने, अब जैसे अपने मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, और ये किस कौन से भाग में आता है? ये भाग 6 के अंदर आ रहा है। तो अब इसमें जो भाग 6 के अंदर जो अनुच्छेद अपने वो वहां कर रहे हैं ना, तो वहां याद हो जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, वो इनसे नहीं है, ऐसे नहीं आती। हाँ इसमें अगर आपको अनुच्छेद याद करना है तो वो अनुच्छेद आपको 368 याद करना है, वो आपके याद हो गया। अब कि भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 368 के तहत, वो आप यहाँ कंप्लीट कर लोगे। तो ये चीजें हैं अपनी। क्या चल रही थी? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद चल रहा था ना, मंत्री परिषद चल रहा था। अब अपने मंत्री परिषद के अंदर आप मेरे को ये बता दो कि अपने मंत्री परिषद में क्या क्या कर चुके हैं। पहले तो ये बताओ कि मंत्रियों की नियुक्ति कर ली क्या आपने? नियुक्ति कर ली मंत्रियों की? तो मंत्रियों की नियुक्ति कर ली, तो मंत्री की नियुक्ति करता कौन है? मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्या राज्यपाल अपने सह विवेक से नियुक्ति करता है? बताइए भाई,
क्या राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति अपने सहविवेक से करता है क्या? नहीं करता, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। फिर मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कौन करता है? कल अपन इस पर चर्चा की थी कि किसी व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाना है, किसी को रक्षा मंत्री बनाना है, किसी को शिक्षा मंत्री बनाना है, तो इसका निर्णय कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मंत्री परिषद में हमेशा ही मंत्रियों को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है, न कि किसी विभाग के मंत्री के रूप में। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं फलाने विभाग का मंत्री पद से शपथ लेता हूँ, वो इतना ही बोलेगा कि मैं कैबिनेट या राज्य मंत्री के पद मंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। अब उसके बाद विभागों का बंटवारा कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री जब चाहे ना तो किसी मंत्री का विभाग बदल सकता है या उसे मंत्री पद से हटवा सकता है, मंत्री पद से या इस एक विभाग से दूसरे विभाग में उसको भेज सकता है, और किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है। ये इसके पास किसके पास ताकत होती है, पावर होती है? ये मुख्यमंत्री के पास, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद का क्या होता है भाई? मंत्री परिषद क्या होता है? प्रधान होता है, अध्यक्ष होता है। उसके बाद अपने किया था कार्यकाल, कार्यकाल किया था मंत्री परिषद का कार्यकाल, बताओ कितने समय का होता है? अमूमन अपने क्या याद करते हैं? 5 वर्ष, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यटन तक। यानी क्या मंत्री परिषद का कार्यकाल स्थायी होता है क्या? आपसे मैं अगर मान लो बाकी प्रश्न क्वेश्चन ये घुमाकर, लैंग्वेज घुमाकर पूछ रहे वो कि आपको हाँ और ना में जवाब देना है, तो क्या मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित होता है क्या? नहीं होता, निश्चित नहीं होता। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यटन तक रहता है। और राज्यपाल भी क्या करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर। जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति को मंत्री बनाया, अपने ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अपने राजस्थान का उदाहरण लेते हैं। अपने राजस्थान में सचिन पायलट जी जब 2018 के अंदर चुनाव हुए, अभी अपने करंट का उदाहरण लेंगे, तो उनको उप मुख्यमंत्री और सहायता का ना ये सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। विभाग मेरे अभी तक करंट में याद नहीं, सहायतक सूचना विभाग दिया गया था, लेकिन आज तो वो नहीं है पद पर। आज सचिन पायलट जी है वो मंत्री पद पर नहीं है। तो ये मंत्री कभी भी, इन मंत्रियों को कभी भी फेरबदल किया जा सकता है। किसके कहने पर? किसके कहने पर? मुख्यमंत्री पर कहने पर। और करेगा कौन? राज्यपाल करेगा कौन? राज्यपाल। तो मंत्री परिषद का कार्यकाल जो होता है वो स्थायी नहीं होता, वो जब तक कार्य करते हैं जब तक राज्यपाल चाहता है, या अपने मुख्य रूप से ये कहें कि मुख्यमंत्री चाहता है। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यटन तक। उसके बाद कार्यकाल हो गया। अब आता है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका मतलब क्या है? एक बार ये हेडिंग लिख दो, सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका मतलब क्या है? जो मंत्री परिषद होती है ना भाई, मंत्री परिषद, ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। किसके प्रति होगी? विधानसभा के प्रति। किसके प्रति होगी? विधानसभा के प्रति। ठीक है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होगी ये? अगर मैं सामूहिक रूप से पूछूं तब तो ये आएगी विधानसभा के प्रति, सामूहिक रूप से। और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि एक मंत्री एक व्यक्तिगत रूप से, तो वो आ जाए क्या? राज्यपाल। क्या आ जाएगा? राज्यपाल। ये तो है स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य की। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। और अगर व्यक्तिगत की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रति। तो मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि अगर हम केंद्र सरकार में अगर हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं और अगर राष्ट्रपति के समतुल्य पद राज्यों के अंदर है तो वो कौन सा पद होगा? राज्यसभा का। वो कौन सा पद हो जाएगा? राज्यपाल का। कौन सा हो जाएगा? राज्यपाल का पद। कौन सा? राज्यपाल का। अगर हम केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री को पढ़ रहे हैं तो स्टेट में उसके समतुल्य पद कौन सा है? मुख्यमंत्री का पद। कौन सा हो जाएगा? मुख्यमंत्री को। इसी प्रकार अगर हम लोकसभा को पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा निम्न सदन है या जनता का सदन है, या जनता अपने प्रतिनिधि सीधे भेजती है चुनकर, तो अगर हम लोकसभा को पढ़ रहे हैं तो उसी प्रकार राज्य के अंदर लोकसभा के समतुल्य कौन सी है? विधानसभा हो जाएगी, विधानसभा। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है राज्य की मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति। लिख लो, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति
सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। सामूहिक का मतलब यह क्या है कि अगर कोई मंत्री परिषद कार्य कर रहा है ना, एक मंत्री कार्य कर रहा है मंत्री परिषद के अंदर, तो उसकी पूरी मंत्री परिषद की जिम्मेदारी होती है वो। तो अगर एक मंत्री मान लो को गलत कार्य करता है और उसको जब सजा दी जाती है तो पूरी मंत्री परिषद को सजा दी जाती है ना। मतलब सजा देने का मतलब उनको पद से हटाया जाता है या उनके खिलाफ वो अपने क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो वो पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जाता है। लेकिन आपको इतना डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अभी भी, क्योंकि आपके लाइटली पर्सन आएंगे, है ना। ऊपरी लाइटली पर्सन भी हमें कन्फ्यूज कर देते हैं, तो डीप में तो हमें गोल हो जाएंगे, इसलिए अपने ज़्यादा डीप नहीं करवाएंगे। और एकमात्र ना जीके के अंदर अपने जब जीके पढ़ते हैं तो एकमात्र ये भारतीय संविधान ऐसा विषय है जिसमें अर्थक प्रश्न पढ़े हैं, क्वेश्चन पढ़े हैं। इतने क्वेश्चन है एक टॉपिक से में आप हज़ारों क्वेश्चन बना सकते हो, इतने क्वेश्चन पढ़े हैं इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्ट आधारित टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। और जितनी बार इसको पढ़ोगे ना आप, जितनी बार इसको पढ़ोगे उसमें इतना आपको नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो सामूहिक रूप से होगी, व्यक्तिगत रूप से पर किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राज्यपाल के। अब आगे आप हेडिंग दीजिए मुख्यमंत्री का, अपने आप करेंगे मुख्यमंत्री। भाई मुख्यमंत्री सीएम होता है क्या ये? सीएम चीफ मिनिस्टर, है ना। देखो चीफ मिनिस्टर, चीफ किसे बोलते हैं? अध्यक्ष को, और मिनिस्टरों में चीफ हो गया ये, तो इंग्लिश का तो सही अर्थ निकल गया इसका। और हिंदी में देखो मुख्यमंत्री, मंत्रियों में भी क्या है? मुख्य है। मंत्री सभी के पीछे लग रहा है, मंत्री परिषद है, इसका मुख्य है कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष हो गया ना अपने आप। ये तो इसके नाम में दे रखा है, देखो इसके नाम में आता है क्या? मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री का अपने ना थोड़ा सा लगता है प्राइम मिनिस्टर का, कि अपने को शायद प्राइम का अर्थ नहीं पता हो तो अपने को लगता है, लेकिन यहाँ तो सीधा पता है मुख्य, या इधर इंग्लिश में चीफ। तो चीफ का मतलब भी मुख्य होता है, अध्यक्ष होता है, और यहाँ मंत्रियों का अध्यक्ष है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसमें पहली लाइन ये लिखो, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है। या अपने ये भी कह सकते हैं कि अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष। इसको पंजाबी में प्रधान ही बोलते हैं क्या? मुख्य को पंजाबी में क्या बोलते हैं? मुख्य, जो मुख्य चीज मुख्य, हाँ पंजाबी इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री, ऐसे ही बोलते हैं ना, पंजाबी ऐसे ही बोलते हैं ना। साबका, और साबका मंत्री बोलते हैं विभागों के, जो विभागों के अध्यक्ष उसको साबका मंत्री बोलते हैं ना। सबका, हाँ नहीं साबका, साबका मतलब उस विभाग से संबंधित है। साबका, सबका तो मतलब ये हो गया अभी सभी का है, साबका उस विभाग से संबंधित साबका मंत्री है ना। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये कहा है ना। चलिए भाई, मंत्री परिषद क्या होता है? प्रधान होता है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। क्या मुख्यमंत्री चल रहा है तो नियुक्ति बताइए, नियुक्ति कौन करता है मुख्यमंत्री की? राज्यपाल करेगा। क्या अपनी मर्जी से करेगा या अपनी विवेक की शक्ति से करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 में लिखाऊंगा अभी आपको, अनुच्छेद 164। पर क्या राज्यपाल अपने से विवेक से करेगा? क्या नहीं करेगा। क्या करेगा? विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ये कल अपने चर्चा कर चुके हैं, वहां कल लिख लिया था क्या ये, या नहीं लिखा? अगर तो नहीं, यहाँ दोबारा लिख लो इसको, नियुक्ति में दोबारा लिख लो। अनुच्छेद 164 के तहत, हाँ नियुक्ति में लिखो, अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल विधानसभा में प्राप्त बहुमत दल के नेता को, राज्यपाल विधानसभा में प्राप्त बहुमत दल के नेता को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मैंने कल आपको बताया था ना कि जैसे राजस्थान के अंदर विधानसभा की कितने सीटें हैं? 200।
तो अपने मुख्य दो पार्टी है, कौन सी? बीजेपी और कांग्रेस, और कुछ अन्य छोटी पार्टियां भी है और निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं। अब बहुमत प्राप्त करने के लिए इसका क्या होता है, फार्मूला है 50% प्लस 1। जितनी सीटें हैं, जितनी भी सीटें हैं उन सीटों का 50% करना है और प्लस उसमें 1 जोड़ देना है। ये अपने फार्मूला बहुमत प्राप्त करने का, ठीक है। यानी किस दल को सत्ता प्राप्त हुई है उसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है, जितनी विधानसभा की सीटें उसका 50% निकालो और उसमें 1 जोड़ना है। तो इस 200 का 50% कितना होगा? 100, और इसमें 1 जोड़ दोगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 101। तो जिस दल के पास 101 सदस्य होंगे या 101 सीट जीत जाता है विधानसभा की, वो दल क्या करेगा? सरकार बनाएगी, सरकार बनाएगी। अभी क्या है कि वो सारे एमएलए इकट्ठे होंगे इस पार्टी के जो 101 आए हैं, और वो ये आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे, आपस में मिलकर करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। जो बहुमत दल का नेता होता है ना, उसको बाद में क्या बना दिया जाता है? उसको क्या बना? मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और उसी व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री बनता है वही विधानसभा में प्रत्येक इसका पक्ष का, विधानसभा में पक्ष और विपक्ष होता है, तो विधानसभा में पक्ष का भी नेता होगा। पक्ष का मतलब है यहाँ जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है वो पार्टी पक्ष में खड़ी होगी, और उसके जिस पार्टी में, जिस पार्टी की सरकार नहीं होती वो विपक्ष में है। तो अपने राजस्थान में वर्तमान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। तो कांग्रेस पार्टी पक्ष में है, कांग्रेस का सीएम है, कांग्रेस का सीएम है, तो कांग्रेस के एमएलए ने मिलकर किसका नाम दिया था? गहलोत जी का। किसका नाम दिया? मुख्यमंत्री अपने गहलोत जी का, कि ये हमारे दल का नेता होंगे। तो राज्यपाल ने उस समय क्या उनको शपथ दिलाई मुख्यमंत्री की, और फिर विधानसभा में भी क्या है? वो पक्ष के नेता हो गए। अब आता है विपक्ष का नेता। विधानसभा में विपक्ष का नेता भी होगा। ये अपने जब विधानसभा करेंगे तब करेंगे। जो पार्टी दूसरे नंबर पर आती है चुनाव जीतकर, यानी दूसरे नंबर पर जिसको सर्वाधिक बहुमत प्राप्त होता है, उस पार्टी को विपक्ष की पार्टी, और उस पार्टी के नेता को विपक्ष का नेता बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी अपने राजेंद्र जी राठौड़ हैं, ये बीजेपी के एमएलए हैं, तो ये विपक्ष के नेता हैं। इससे पहले गुलाब चंद जी कटारिया थे, जिनको बाद में क्या है? असम का राज्यपाल बना दिया गया है। तो ये है क्या? अभी विधानसभा की कुल सीटों का 50% प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसको क्या प्राप्त होगा? बहुमत। तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लिख लिया ये। अब आता है कई बार ऐसी कंडीशन आ गई कि किसी भी पार्टी को ये प्राप्त नहीं होता, यानी 101 सीट प्राप्त नहीं होती, तो फिर राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल ये देखेगा कि किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली है, किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली है, तो उनको ये बोलेगा कि आप बहुमत सिद्ध करो, बहुमत सिद्ध करो। या क्या करता है राज्यपाल है ना, उस पार्टी के किसी एक नेता को मुख्यमंत्री बना देता है और उसको ये बोलता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आप विधानसभा में अपने बहुमत प्राप्त कर लो। बहुमत का मतलब आपके पास इतने सदस्य ले आओ। तो फिर वो जो नेता मुख्यमंत्री बन जाता है वो जी तोड़ कोशिश करता है कि इस एमएलए को खरीद ले, इस एमएलए को पकड़ ले। फिर उनको लालच दिया जाता है, तेरे को फलाना मंत्री बना देंगे, तेरे को ये बना देंगे, तेरे को ये बना देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती। इसलिए अब देखो एक चीज ऐसी कंडीशन आती है, एक कंडीशन ये आती है कि कुछ दल मिलकर, कुछ पार्टियां मिलकर क्या कर लेती है? गठबंधन कर लेती हैं। कुछ पार्टी मिलकर करें गठबंधन कर देती है और गठबंधन करके अपना नाम घोषित करती है कि हमारा नेता ये होगा अभी, ठीक है। तो राज्यपाल क्या करे? उसको नियुक्त कर देगा। लेकिन आपको बड़े बड़े रूप में क्या याद करना है? आपको बड़े बड़े रूप में ये याद करना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या बनाया जाता है? मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लिख लिया। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। फिर मंत्री परिषद का गठन करता है, लिखना नहीं है, अपने मंत्री परिषद पर लिख ली। तो मुख्यमंत्री से नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होते मुख्यमंत्री सबसे पहले क्या करेगा? इसकी नियुक्ति करेगा। तो मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? मुख्यमंत्री। और किससे करवाता है? राज्यपाल से, है ना। तो ये अपने घर चर्चा कर चुके हैं, इसको छोड़ दो। अब आगे चलता है क्या कि जो ये मुख्यमंत्री होता है ना, ये मंत्री परिषद और जो राज्यपाल है ना, उनके मध्य कड़ी कार्य कर रहा है भाई।
उनके मध्य कार्य कर रहे हैं या सेतु का कार्य कर रहा है। सेतु समझते हो किसे कहते हैं? दो चीजों को आपस में जोड़ने वाली। ये जो नहर की पुली होती है इसको अपने सेतु बोल सकते हैं, क्योंकि ये इस साइड को उस साइड से जोड़ रही है। बीच में पानी है ना, तो जो समतल भूमि है या भूमि है उसमें तो कटाव है, इस साइड को उस साइड में जोड़ने वाली चीज कहते हैं राम सेतु। एक आपने नाम सुना राम सेतु, सुना होगा राम सेतु? नहीं सुना? राम सेतु नहीं सुना आपने? सुना, आपने तो सुना होगा राम सेतु। ये जब भगवान श्री राम लंका गए थे ना, तब समुद्र में उन्होंने पर्वत पहाड़ों से क्या है ऐसे बनाए थे ना, वो पत्थर रख के रास्ता बनाया था। तो उस रास्ते को क्या बोलते हैं? सेतु। क्योंकि भारत की सीमा को, स्थलीय सीमा को किसके साथ जोड़ा जा रहा है? श्रीलंका की सीमा से साथ जोड़ रहा है। तो इसको, इन पत्थरों के रास्ते को क्या बोला गया है? सेतु बोला जाता है। तो देखिए, मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। सेतु कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री। क्योंकि राज्यपाल को मंत्री परिषद से संबंधित सभी सूचनाएं कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। इसलिए मुख्यमंत्री को क्या कहा गया है? सेतु कहा गया है। और ये किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 167। अपने आगे लिखेंगे तो आगे लिखिए, मंत्री परिषद व राज्यपाल के मध्य, मंत्री परिषद व राज्यपाल के मध्य, मंत्री परिषद व राज्यपाल के मध्य, राज्यपाल के मध्य मध्यस्थता करना या मध्यस्थता करना या सेतु का कार्य करना। मध्यस्थता करना या क्या करना? सेतु का कार्य करना। सेतु का कार्य करना। फिर अगली लाइन में लिखना, अनुच्छेद 167 के तहत, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री समय समय पर राज्यपाल को सरकार से संबंधित सूचना देता है। सरकार से संबंधित सूचना देता है। सरकार से संबंधित सूचना देता है। यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है। यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 167 के तहत समय समय पर सरकार से संबंधित कार्य की सूचना किसको देता है? राज्यपाल को। और यह मुख्यमंत्री क्या बन जाता है? कर्तव्य होता है। अगला आप पॉइंट लिखोगे, मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। विधानसभा का नेता होना या विधानसभा का नेता होना। हाँ, विधानसभा का नेता। तो जिसकी सरकार है वही विधानसभा का नेता होगा। ठीक है, अपने इस पे खूब सारी चर्चा, विधानसभा का नेता होता, लिख लिया। अपने इस पे खूब सारी चर्चा कर चुके हैं क्या, कि विधानसभा का नेता कौन होता है? जिसे बहुमत प्राप्त दल हो, यानी जिस दल को बहुमत प्राप्त है वो मुख्यमंत्री बनेगा, वही विधानसभा का नेता, वही पक्ष का नेता। और इसके विपक्ष में वो लोग खड़े होंगे जिनको बहुमत उनसे कम मिला है। उसके बाद लिखना आगे, अब जब है ना मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, मंत्रिमंडल, इस मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, ठीक है, तो इस मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी ध्यान रखना, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? हमेशा ही मुख्यमंत्री करता है। अब आता है, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो है मंत्रिमंडल और एक है मंत्री परिषद। इस पे वैसे तो अपन कल चर्चा कर ली थी, आज दोबारा कर लेते हैं। एक तो है मंत्रिमंडल और एक है मंत्री परिषद। मैंने कल आपको जब कैबिनेट मंत्री बताया था, तब मैंने आपको ये कहा था कि कैबिनेट का मंत्री हमेशा ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है ना। परंतु सभी मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। इसका रीजन क्या है? ये मंत्रिमंडल एक छोटी सी संस्था है। ये मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है। जैसे अपने कल चर्चा की थी कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या का निर्धारण कैसे होगा। 51वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर। 51वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%
विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। तो राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं, इनका 15% निकालोगे तो 30 सदस्य आते हैं। तो राजस्थान की मंत्री परिषद में कितने सदस्य हैं? 30। तो ये संस्था तो बड़ी होगी ना, क्योंकि इसमें सदस्य कितने आ गए? 30। कौन सी संस्था बड़ी होगी? मंत्री परिषद। अब मंत्री मंडल जो है ना, ये छोटी संस्था है, उसमें क्या है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री ये बैठते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया है? मंत्रिमंडल। इसका चर्चा पहले भारतीय संविधान में कहीं नहीं हुई, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978, और उसमें है ना अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का पहली बार प्रयोग किया गया, जब इसके अंदर ये कहा गया कि जब आपातकाल लगता है, कौन सा? देश की आंतरिक अशांति के रूप में, तब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाया जाएगा। हुआ क्या था, इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया, मंत्रिमंडल से चर्चा नहीं की। सुबह बताया गया मंत्रियों को, रात को उसने ना, राष्ट्रपति सो रहे थे, तो सोते हुए राष्ट्रपति के पास पहुंच गए, पहुंचने कहता कि आपके नाम से हमने क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिया। राष्ट्रपति नींद में थे, उनको जब तक नींद खुली वगैरह उनको सही तरह तब तो उनको पता चला कि देश के अंदर क्या लग चुका है? आपातकाल लग चुका है। यानी कौन आपातकाल लगाना चाह रहा है? देश का प्रधानमंत्री आपातकाल लगाना चाह रहा है, राष्ट्रपति को सीधी सूचना दी गई है। फिर जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तब उन्होंने फैसला ये कहा कि आंतरिक अशांति के रूप में आपातकाल तभी लगेगा जब मंत्रिमंडल लिखित में सिफारिश भेजती है, किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो पहली बार मंत्रिमंडल का प्रयोग कहाँ हुआ है? अनुच्छेद 352 44वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। उससे पहले मंत्रिमंडल का प्रयोग नहीं होता, शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो लिखो, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना। इसी मंत्रिमंडल में अपने लिखें आगे, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना। राजनीति के अंदर अगर एक व्यक्ति की विशेष रूप से पूजा होने लग जाए तो लोकतंत्र को हमेशा ही नुकसान पहुंचाता है। क्या हुआ? मंत्रिमंडल की अध्यक्षता लिख ली। अब आगे लिखो, मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग, मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी सरकार द्वारा किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978। आंखें मत निकालो मैडम जी, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। 1978, 7 8 7 8 80 2 घाट। अब ठीक है चलो भाई, 1978 में मोरारजी मैंने उस दिन ही बताया था, देसाई मंडल इनका नहीं है ना, आपकी गति नहीं की है ना अब तो बंद हो गया कि वो आता ही नहीं आता भाई, आता है क्या अभी भी? हाँ, वो इनकी नहीं है अभी। मोरारजी देसाई है ना, गुजरात के अंदर एक साहित्य कास्ट है, तो वो देसाई उनका ये उद्योग है, वीडियो, इनका नहीं है वो, ये अलग है, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मंत्रिमंडल का पहली बार प्रयोग किया गया अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 पहली बार मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया, अनुच्छेद 352। इतने लिखना है बस इसके अंदर। मोरारजी देसाई सरकार, ठीक है, मोरारजी देसाई सरकार लिख ली। एक मिनट को, शुरू में जो आपको लिखा है ना वो दोबारा बोलना। मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई, हाँ, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 ऐसे लिख लो उसको, अनुच्छेद 352। यानी जो बात मैं कह रहा हूँ वो आप समझ गए हो क्या, कि 1978 से पहले मंत्रिमंडल का प्रयोग
नहीं हुआ, केवल किसका प्रयोग हो रहा है, मंत्रिपरिषद का। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तब मोरारजी देसाई देश के पीएम थे, तो उनकी सरकार ने ये कहा, उनकी सरकार ने पहली बार मंत्रिमंडल का प्रयोग किया। और किस अनुच्छेद में किया, तो 352 में। अब 300 अनुच्छेद क्या है, तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, अनुच्छेद 352 लिख के ऐसे, क्योंकि वो तो अपने राष्ट्रपति करेंगे तब आगे अपनी चर्चा कर लेंगे। 352 लिख के लिख दो, राष्ट्रीय आपातकाल। यानी अनुच्छेद 352 का विषय क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 का विषय क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। ये आपातकाल अपने जब राष्ट्रपति करेंगे तब इस पे चर्चा खूब करेंगे भी। आपातकाल क्या होता है, आपातकाल ये होता है जैसे सरकार चल रही है, ठीक है, अब कोई विकट परिस्थिति आ गई देश के अंदर, ठीक है, जैसे युद्ध हो गया किसी देश के साथ, बाहरी आक्रमण हो गया अपने देश पर, या देश के आंतरिक देश के अंदर संघर्ष पैदा हो गया, लोगों ने हथियार उठा के आपस में लड़ना शुरू कर दिया, तो सरकार क्या करती है, जो अपनी लोकतंत्र की व्यवस्था होती है ना, जो शक्तियों का विभाजन होता है, उन शक्तियों को विभाजन को एक बार रद्द कर देती है और सारी शक्ति किसके पास आ जाती है, मंत्रिपरिषद के थ्रू से राष्ट्रपति के पास आ गई, ठीक है। अब सारी शक्तियां उनको कंट्रोल करने का पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास या मंत्रिपरिषद के पास या प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है, अध्यक्ष होता है, तो वो सारी शक्तियां किसके पास आ गई, मंत्रिपरिषद के पास। यानी शक्तियों को एक जगह इकट्ठी करना और थोड़ा सा कठोर निर्णय लेना, उसको बोलते हैं आपातकाल। यानी देश के अंदर स्थिति कौन सी है, विकट स्थिति पैदा हो गई, तो जो शक्तियां विभाजित है, विकेंद्रीकरण की गई है, बांटा गया है शक्तियों को, उन शक्तियों को एक बार कंट्रोल कर लिया जाता है एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के, और फिर प्रधानमंत्री कठोर निर्णय लेते हैं। जैसे 1965 में, 1971 के अंदर और 1975 में मुख्य रूप से जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो इन्होंने मूल अधिकार प्रतिबंध कर दिए थे और लोगों को, जो विपक्ष के नेता थे ना, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, और ये कहा कि अगर ये बाहर रहेंगे तो क्या करें, उग्र हो जाएंगे और आतंक ये संघर्ष ज्यादा फैल सकता है, तो उसको बोलते हैं आपातकाल। यानी देश की अंदरूनी स्थिति जब बिगड़ती है। अब राष्ट्र का क्या है, युद्ध हो रहा है, भारत पर पाकिस्तान या चाइना ने हमला कर दिया, तो लोकतंत्र यहाँ क्या है, एक बार क्या है, संकुचित कर देंगे, क्योंकि हमें उस देश के साथ युद्ध करना है, तो मूल अधिकार ज्यादा, इसमें क्या है, मूल अधिकार रोक लिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं, ठीक है। वित्तीय आपातकाल आज तक अपने देश में कभी नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल का मतलब है कि देश के अंदर आर्थिक संकट पैदा हो जाए तो जितने सरकारी कर्मचारी है ना, उनकी सैलरी में कटौती कर दी जाएगी, उनको जो वेतन भत्ता मिलता है ना, उनको रोक लिया जाता है एक बार, और वो पैसा सरकार अपने पास देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में लगाता है। हालांकि हमारे देश में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ये राष्ट्रीय आपातकाल तो 3 बार लगा हुआ है, 65, 71 और 77 के अंदर में, अपन 75 के अंदर, और राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है राज्यों के अंदर, जिसमें बोलता है कि राज्यों का संवैधानिक तंत्र सही तरीके से नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ये तो बहुत बार लगा हुआ है, अनुच्छेद 356। बाकी अब जब अपने आपातकाल करेंगे वहाँ और अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखो, इसके बाद में मंत्रिमंडल की बैठक, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करना। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, शासन के, अगला पॉइंट इतने लिखना है आपने, जो मैं एक लाइन बोला हूँ वो इतने लिखनी है। शासन में विभागों का समन्वय करना, शासन के विभागों का समन्वय करना, शासन के विभागों का समन्वय करना, समन्वय करना, ठीक है। ये किसके कार्य हैं, राष्ट्रपति का, ये इसके मुख्यमंत्री के कार्य हैं। अब अपने यार हेडिंग दीजिए, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य। तो पहला कार्य तो मुख्यमंत्री का यही हो गया कि वह क्या करता है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है ना। तो लिख दो, ये पहला कार्य तो इनका यही लिख दो, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना, विभागों का बंटवारा करना, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का, या अपने ये लिख दें, रुको, अपने ये भी लिख सकते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का बंटवारा करना,
ये भी लिख दो, चाहे ये लिख दो मंत्री परिषद में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा, यानी किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है। जैसे खेल विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, पंचायती राज हो गई, है ना, नगरीय स्वशासन विभाग हो गया। तो किस व्यक्ति को इनका मंत्री बनाना, ये निर्णय कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। और फिर राज्यपाल को कहता है कि इनको ये शपथ दिला दो इस मंत्री की, ठीक है, इस पद की। अब आगे लिखिए, आगे नंबर 2 पॉइंट लिखो इसमें, राज्य योजना बोर्ड का, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष। राज्य योजना का मतलब है कि राज्य सरकार जनता के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाती है। उन योजना के लिए एक राज्य योजना बोर्ड बनाया जाता है। तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है उसका अध्यक्ष? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। नंबर अगला पॉइंट लिखना, अंतरराज्य परिषद में, अंतरराज्य परिषद में वह, ऐसे लिखना, अंतरराज्य परिषद वह राष्ट्रीय विकास परिषद, हालांकि अब ये बंद हो गई है, राष्ट्रीय विकास परिषद अब ये इसका कार्य नहीं कर रही। एक बार ये अंतरराज्य परिषद वह, ये तो कार्य कर रही है अंतरराज्य परिषद, पर ये नहीं कर रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद में अपने राज्य का प्रतिनिधि करना, अब हाँ जी, अपने राज्य का प्रतिनिधि करना। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है ये, अपने राज्य में राज्य का प्रतिनिधि करना। ये अंतरराज्य परिषद है ना, ये कुछ राज्यों ने मिलकर अपनी एक संस्था बनाई है, ठीक है। वैसे तो सारे सदस्य हैं इसके अंदर, लेकिन ये अपनी दिशा के अनुसार है भी, उत्तर की, पश्चिम की, दक्षिण की, ठीक है। इसमें क्या है, विभिन्न राज्य आपस में बैठकर आपसी जो व्यापार वगैरह है उनकी चर्चा करते हैं। अब आपको ये पता है कि हर राज्य, एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार कर रहा है। जैसे अपने बहुत सारी ऐसे वस्तुएं हैं जो हम दूसरे राज्यों से खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि आलू खाने वाला वो भी अपने को बाहर से लाना पड़ता है, क्योंकि इतना उत्पादन राजस्थान में नहीं है। आम जो है अपने, सबको पता है कि आम हमारे राजस्थान में नहीं है, बहुत कम मात्रा में पैदा होता है, बहुत कम है। सेब है, ये अपने हिमाचल और जम्मू कश्मीर, आम जो है अपने बंगाल या ऊपर हिमालय यहाँ से लाने पड़ते हैं। तो ये व्यापार है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अपने हैं अखरोट वगैरह नहीं होंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, अपने कपड़े गुजरात से लाते हैं, सूरत वगैरह यहाँ से कपड़े आते हैं। तो ये है अंतर्राज्यीय व्यापार। जो अंतर्राज्यीय व्यापार होते हैं वो राज्य आपस में बैठकर जो भी समस्याएं होती है, इन व्यापार के माध्यम से जो समस्याएं आ रही है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जब इनकी बैठक होगी, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक होती है, तो उस बैठक में अपने राज्य का प्रतिनिधि कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अपने को यह ध्यान क्या करना है, प्रश्न क्वेश्चन जो आएगा ना वो ये आएगा कि अंतर्राज्यीय परिषदों में राज्यों का प्रतिनिधि कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। ये क्वेश्चन आएगा। यह प्रश्न क्या आ जाएगा, मुख्यमंत्री दिया होगा, नीचे मुख्यमंत्री काम दिए होंगे कि निम्न में मुख्यमंत्री के कार्य हैं, तो इसमें से एक ये भी दिया जा सकता है क्या, अंतर्राज्यीय परिषद में प्रतिनिधि करना। तो ये भी कार्य दिया जा सकता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट लिखना, अनुच्छेद 352 के तहत, अभी अपने आपातकाल की थी ना, जब आपातकाल लग जाए तो मुख्यमंत्री क्या करेगा, सुन लो एक मिनट, आपातकाल लग गया तो मुख्यमंत्री क्या करता है, अपने राज्य में जो कार्य कर रहा है ना, केंद्र सरकार जो उसको बोलेगी ना वो कार्य कर रहा है वो। तो लिखो, अब लिखो, अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के निर्देशों से कार्य करना। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के निर्देशों पर कार्य करना, निर्देशों पर कार्य करना। बंद कर दे, निर्देशों पर कार्य करना। अब अपने कल एक टॉपिक करेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री।